ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम समाजशास्त्रीय विचारक के अंतर्गत भारतीय समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह के विचारों के संबंध में भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण का प्रथम भाग, इसकी चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान का उद्देश्य है भारतीय परंपरा एवं आधुनिकीकरण का अवधारणात्मक परिचय। योगेंद्र सिंह ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, हम उसे भाग 2 में समझ सकेंगे, लेकिन भाग 1 में हमें यह जानना आवश्यक होगा कि भारतीय परंपरा को कैसे समझें और आधुनिकीकरण का क्या अभिप्राय है। तो आज के व्याख्यान से आप समझ सकेंगे कि भारतीय परंपरा क्या है और आधुनिकीकरण क्या है। इसके साथ ही हमें योगेंद्र सिंह का समाजशास्त्री जो योगदान है, इसके बारे में जानने से पहले उनके जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालने का हम प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, भारत में सामाजिक अनुसंधान के अपने अलग-अलग उपागम तरीके रहे हैं। जैसा कि आप पूर्व के व्याख्यानों में समझ सके हैं कि किस तरह से प्रोफेसर A.R. देसाई ने मार्क्सवादी अप्रोच के आधार पर अध्ययन किया, और इधर हम समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास का जब अध्ययन कर रहे थे तो हमने ये पाया कि उन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति के आधार पर अध्ययन किया। योगेंद्र सिंह उन विचारकों में से एक हैं जिन्होंने समाजशास्त्र में एकीकृत उपागम की बात की। तो योगेंद्र सिंह का अपना जो समाजशास्त्री जीवन में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का क्या सफर रहा, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक जमींदार परिवार में 2 नवंबर 1932 को जन्मे थे। इनका उच्च अध्ययन जो है वो लखनऊ विश्वविद्यालय से हुआ। स्नातकोत्तर PhD की उपाधि प्राप्त की। फिर इनका सफर अध्यापन और शोध की दिशा में आगे बढ़ गया। तो इन्होंने जयपुर में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया, जोधपुर में भी अध्यापन किया, और राजस्थान में 1 दशक बिताने के बाद ये आगे JNU की तरफ बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है दिल्ली का, उसमें इन्हें एक सेपरेट सामाजिक प्रणालियों के अध्ययन के लिए एक विभाग की स्थापना के लिए आमंत्रित किया गया, और इन्होंने वहां रहकर कई शोध कार्य किए। 30 के लगभग विद्यार्थियों को अपने निर्देशन में शोध कराया, और इसके साथ साथ में समय समय पर जो प्रशासनिक दायित्व इन्हें सौंपे गए, उनका इन्होंने बखूबी निर्वाह किया। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह भारत के प्रमुख समाजशास्त्री रहे हैं, और इन्होंने जैसा कि हमने अभी कहा आपसे कि कई प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह भी किया। तो इन्हें योजना आयोग और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की सदस्यता भी स्वीकार की इन्होंने, और UGC के राष्ट्रीय पैनल के संयोजक भी रहे। इसके अलावा इन्हें इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्षता भी इन्होंने की, और इसके साथ साथ इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2007 में प्राप्त हुआ, और योगेंद्र सिंह का निधन 10 मई 2020 को हुआ। विद्यार्थियों, योगेंद्र सिंह की एक पुस्तक भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, बहुत ही ज्यादा विख्यात है, और यही कारण है कि हमको उस पूरी पुस्तक के आधार पर इस विषय वस्तु को समझना है। तो योगेंद्र सिंह ने किस तरह से परंपरा का आधुनिकीकरण, भारतीय समाज की परंपरा का आधुनिकीकरण की चर्चा की, इसके पहले हम, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम
इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे भारतीय समाज की परंपराओं को हम जानें और फिर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को जानें। योगेंद्र सिंह के विचारों को समझने से पहले एक सामान्य जो अर्थ है परंपरा का, हमें यह जानना आवश्यक होगा। समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत आप अपने प्राथमिक अध्ययन में यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आप इस बात को पढ़ चुके होंगे कि परंपरा हमारे समाज की पीढ़ी दर पीढ़ी जो व्यवहार की प्रणालियां हैं या हमारी जो विरासत है सामाजिक, इसका अभौतिक पक्ष है जो निरंतर प्रवाहमान हो रहा है समाज में, उसे हम परंपरा कहते हैं। भारतीय परंपरा की जहां तक बात है तो इसे योगेंद्र सिंह ने 4 तत्वों के आधार पर समझाया, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अन्य विद्वान भारतीय समाजशास्त्री प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे ने भी भारतीय परंपरा के 6 प्रकारों की चर्चा की। शास्त्रीय परंपरा, उद्गामी राष्ट्रीय परंपरा, क्षेत्रीय परंपरा, स्थानीय परंपरा, पाश्चात्य परंपरा और सामाजिक समूहों की स्थानीय उपसंस्कृति से निर्मित परंपराएं। तात्पर्य यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला वह व्यवहार जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में लिखा हुआ पुरातन समय से चला आ रहा है। कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं, कुछ समय समय पर जो नए विचार आते हैं, इनसे मिलकर बनती हैं। क्षेत्र विशेष की, स्थान विशेष की परंपराएं अलग अलग होती हैं। पश्चिम के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली परंपराएं हमारे खान पान, व्यवहार, रीति रिवाज में हम देखते हैं कि आने लगती हैं और इस तरह से एक अलग एक नई उपसंस्कृति भी विकसित हो जाती है। जैसे आप देखिए किसी नगरीय क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में आप देखें समाज की, तो एक समूह विशेष की अपनी एक अलग पृथक संस्कृति भी होती है। विद्यार्थियों, इसके अलावा और भी कई विद्वानों ने समाजशास्त्र में परंपरा की बात की, जैसे रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरियट, इन्होंने भी बात की। इन्होंने कहा कि 2 तरह की परंपराएं होती हैं, एक लघु और एक बृहद। लघु परंपरा का अभिप्राय स्थान विशेष छोटी छोटी परंपराएं वो हैं जिनका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ये वाचिक परंपरा मौखिक रूप से हस्तांतरित होती हैं और एक छोटे से समुदाय का हिस्सा होती हैं। बृहद परंपराएं वे परंपराएं होती हैं जिनका कोई लिखित साहित्य होता है और वो संपूर्ण समाज में लगभग उन परंपराओं का जो प्रभाव है वो हमारे सामाजिक व्यवहार में परिलक्षित होता है। तो लघु परंपरा, बृहद परंपरा और ये 6 तरह की परंपराएं जिनका श्यामाचरण दुबे ने जिक्र किया। इसके अलावा योगेंद्र सिंह कहते हैं कि अगर हमें भारतीय समाज में परंपरा यानी भारतीय परंपरा को देखना है तो हमें उसके तत्वों पर ध्यान देना होगा। ये कौन से तत्व की चर्चा करते हैं अपनी पुस्तक में? ये कहते हैं कि 4 तरह के तत्व भारतीय परंपरा में समाहित हैं। नंबर 1 सोपान क्रम, नंबर 2 समग्रवाद, तीसरा निरंतरता और चौथा पारलौकिकता। अब एक एक करके हम इसको समझते हैं। सोपान क्रम का क्या अभिप्राय है? यह आप लोग भली भांति समझते हैं कि भारतीय समाज में पद का एक संस्तरण जन्म से निश्चित यानी जाति व्यवस्था के सोपान क्रम में पाया जाता है। एक जाति के अपने निश्चित कर्तव्य, दूसरी जाति के अपने निश्चित कर्तव्य। इसके अलावा सोपान क्रम हम देखें तो पूरे भारतीय दर्शन की जो वैचारिकी थी या परंपरागत भारतीय समाज था, उसमें हम अलग अलग संस्तरण में इन बातों को देख सकते हैं। वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में, इससे व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण होता है और उसके हिसाब से उसके कार्य निर्धारित होते हैं। समग्रवाद से अभिप्राय यह है कि भारतीय समाज में व्यक्ति की जो परिस्थिति है उसका मूल्यांकन उसके समूह से, परिवार से, जाति से, समुदाय से, इस तरह की पहचान से निर्धारित होता रहा है। यानी व्यक्ति का व्यक्तिगत जो अस्तित्व है या उसका स्वयं का जो है व्यक्तिवादी रूप से उसका परिचय ना होके पूरे समग्रता में उसकी पहचान निश्चित होती है। जैसे व्यक्ति परिवार, किस परिवार से संबंधित है, उसकी जाति, नातेदारी,
उसकी क्षेत्रीयता, उस आधार पर उसकी पहचान होगी। निरंतरता का अभिप्राय क्या है? भारतीय दर्शन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति का जो जन्म है उसके आधार पर उसके जो कर्मों का विभाजन है, व्यक्ति जिस तरह से कर्म करता है उसकी आगे गति वैसी होती है और बार बार कर्म के हिसाब से पुनर्जन्म होता है। तो कर्म निश्चित है और उन कर्मों का फल निश्चित है और इन फल के आधार पर मानव जीवन आगे चलता है। बार बार जन्म लेना पड़ता है क्योंकि हमारे कर्म जो है उनकी हमें तब तक मुक्ति नहीं होती जब तक कि व्यक्ति उनसे आगे का जो चौथा तत्व उन्होंने बताया, पारलौकिकता यानी मोक्ष प्राप्त ना हो जाए। तो मोक्ष जो है वो भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ 4 बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष जो है वो अंतिम लक्ष्य है। पुरुषार्थ मतलब भारतीय समाज में व्यक्ति के जीवन की निर्धारित लक्ष्य। तो पारलौकिकता और इहलौकिकता, इहलौकिकता मतलब जिसमें हम सांसारिक जीवन में जी रहे हैं उसके बारे में हमारे कार्य व्यवहार, और एक वह कार्य व्यवहार जिनका संबंध हमारे ऐसे जीवन से है जो हमारे इस लोक से संबंधित नहीं है। यानी हमको एक ऐसे जीवन की कल्पना बताई गई है शास्त्रीय ग्रंथों में, यह समझाया गया है कि मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। तो ये जो 4 तत्व हैं, एक संस्तरण जिसके आधार पर कार्य का विभाजन, सामूहिकता में हमारी पहचान यानी समग्रवाद, निरंतरता यानी कर्म के हिसाब से हमारा आगे बढ़ना, और पारलौकिकता यानी हमारा जो लक्ष्य है वो इस जीवन के लिए ही नहीं बल्कि एक ऐसे जीवन के लिए जिसमें कि हम अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, यानी ब्रह्म में लीन हो जाना, मोक्ष यानी इस जीवन की सारी चीजों की इच्छाओं को पूरा करके ऊपर उठ जाना। प्रोफेसर सिंह ये कहते हैं कि भारतीय परंपरा जो है वो जब आधुनिकीकरण का प्रभाव समाज में पड़ा, वो कैसे पड़ा वो हम अगले व्याख्यान में आपको समझा सकेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि परंपराएं अपने आप समाज में अनुकूलन करके एक नए रूप में विकसित होती जाती हैं। तो परंपरा किस तरह से विकसित हो रही है? उन्होंने कहा कि जो आधुनिकीकरण का प्रत्युत्तर एक तरह से भारतीय परंपराओं ने दिया, तो उसमें हम देखते हैं कि भारतीय परंपरा जो संस्तरण था, सोपान क्रम, उससे समानता की ओर, समग्रवाद जो था उससे व्यक्तिवाद की ओर, जो निरंतरता की बात अभी हमने आपसे की उससे ऐतिहासिकता की ओर, और पारलौकिकता की जो बात की उससे इहलौकिकता की ओर या तर्क पर आधारित जीवन की ओर आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से हम, जैसा कि आपने एम.एन. श्रीनिवास के लौकिकीकरण के कंसेप्ट में जब समझा था, लगभग उसी तरह के अर्थों में अब हमारी परंपराएं आगे गतिशील हो रही हैं। विद्यार्थियों, सामान्य रूप से यह माना जाता है, मान लेते हैं लोग, समझते हैं कि परंपरा का उल्टा आधुनिकीकरण, पर ऐसा नहीं है। आधुनिकीकरण किस तरह से जो हमारे नए विचारों को अपनाने की प्रक्रिया है, परंपराएं किस तरह से आधुनिकता की ओर बढ़ती हैं, इस पूरे दोनों व्याख्यानों में आप भली भांति समझ सकेंगे। तो सबसे पहले आप इस बात को जान लें कि आधुनिकता क्या है और उससे उत्पन्न प्रक्रिया आधुनिकीकरण क्या है। जैसा कि आपने समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति के बारे में जब पढ़ा होगा, तब आप ये भली भांति जाने होंगे कि यूरोप में 14वीं 15वीं शताब्दी के पश्चात जो उत्पन्न परिवर्तन थे, उनने एक नए जो है एनलाइटमेंट एज, प्रबोधन काल के साथ साथ एक ऐसे युग का जो प्रवेश होता है समाज में, जिसमें तर्क की वृद्धि होती है, तकनीकी विकास होता है, वैज्ञानिक सोच बढ़ती है और उससे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होते हैं, औद्योगिकरण बढ़ जाता है, फिर नगरों का विकास होने लगता है, फिर हमारे जीवन में हम बहुत सारे नए विचारों को जगह देने लगते हैं। तो आधुनिकता आने लगती है और इस तरह से पूरा समाज, उसकी जो संस्थाएं हैं वो बदलने लगती हैं। तो आधुनिकीकरण कैसे परंपराओं से ऊपर उठ के एक जो प्रक्रिया शुरू होती है उसकी बात करता है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने ये कहा कि हम आधुनिकीकरण को जब समझेंगे तो इसमें 4 प्रमुख तत्वों पर हमें ध्यान देना होगा।
एक तो तार्किक दृष्टिकोण, यानी हम पहले क्या था कि यदि किसी ने कोई नया विचार दे दिया तो उसे दंडित कर दिया जाता था, क्योंकि नया सोचने की अनुमति नहीं थी, डार्क एज कहलाता था वो समाज का। लेकिन जैसे जैसे जब नए विचार जन्म लिए तो वो उनका आधार क्या था? उनका आधार था तर्क, यानी तर्क की कसौटी पर जब हम किसी तथ्य को प्रमाणित कर दें कि ये चीज इस तरह से है, यही सोच साइंटिफिक सोच कहलाती है। यानी हम क्या क्यों कैसे अगर इस बात को प्रमाणित कर देते हैं तो हमारे जो ऐसे मनगढ़ंत बातें हैं जिनसे कि हम अपने जीवन में विकास नहीं कर पा रहे हैं, या जिन कुरीतियों से अपने जो है जकड़न महसूस कर रहे हैं, इसको खत्म कर दिया जाता है और एक नए विचार आने लगते हैं। जब जो नए विचार आते हैं वो किसी एक व्यक्ति, एक समूह तक सीमित नहीं, उनका प्रसार होता है और संपूर्ण जो है ना समाज में इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि इन नए विचारों के साथ एक बात और हमें ध्यान देना होगा कि ये जो विचार हैं, ये जो आधार हैं आधुनिकीकरण के, इसमें मानवतावाद का विकास भी होता है। क्योंकि हम जब समानता की ओर की बात करते हैं, जब हम सार्वभौमिकता को अपनाने के लिए, नए मूल्यों को, सभी की भलाई के लिए समानता के स्तर की बात करते हैं, तो हमारा मानवतावादी दृष्टिकोण उभरने लगता है। तो तकनीकी विकास यानी जो भी विकास होगा उससे सभी के जीवन में बदलाव आएगा। तो तार्किक दृष्टिकोण से सार्वभौमिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण, आप लोग समझ सके होंगे कि हम जब मानव अधिकार की बात करते हैं, सार्वभौमिक मानव मूल्यों की बात करते हैं, तो उसका अभिप्राय ये है कि जो भी समाज में है उन सबकी भलाई हो, सबके बराबर में सबको अवसर समान मिले। तो इस तरह का जो परिवर्तन हम देखेंगे, इसको आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का एक पर्याय समझा जा सकता है। अन्य समाजशास्त्रियों ने भी आधुनिकीकरण को परिभाषित किया, जैसे डेनियल लर्नर। इन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध मुख्य रूप से विचारों, मनोवृत्तियों में बदलाव, नगरीकरण के स्तर में वृद्धि, साक्षरता में वृद्धि, आय में वृद्धि, राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि। देखिए, जब हमारा परंपरागत जीवन बदलाव की दिशा में आगे जाएगा तो कैसे नगर बनेंगे? अगर तो नगर बनने के लिए नगरीय जीवन में शिक्षा भी जरूरी है, सहभागिता भी जरूरी है, तकनीकी का विकास भी जरूरी है। तो इन सारी चीजों को यदि हम मिला दें तो डेनियल लर्नर के अनुसार यह आधुनिकीकरण का अर्थ है। तो आप इन परिभाषित जो अर्थ है इसको समझने के बाद भली भांति यह समझ सकते हैं कि आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या हैं। आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि जब आधुनिकीकरण समाज में होता है तो उसका प्रभाव व्यापक रूप से दिखाई देता है और इस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी विकास होता है, परंपरागत मूल्यों में परिवर्तन और प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास बढ़ता है। विद्यार्थियों, परंपरागत मूल्यों में परिवर्तन और प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास। आप भारतीय समाज में प्रजातांत्रिक मूल्यों के बारे में जब समझते हैं अवधारणात्मक रूप से, तो आप भली भांति जानते हैं कि भारतीय समाज में हम स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के आधार पर संवैधानिक मूल्यों को अपना चुके हैं और इसी आधार पर हमारे यहाँ कई सारे विधान तैयार हुए जिनसे कि हम कमजोर वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के लिए या उनके प्रति जो किया जाने वाला व्यवहार है उसमें वांछित दिशा में क्या किया जा सकता है, इसके लिए जागरूक होकर इन प्रयत्नों को कर रहे हैं। तो अब हमारा जो संस्तरण है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी कार्य के लिए हम बाध्यता के अनुसार काम करते थे, जो सामाजिक दूरी थी उसके स्थान पर हम एक ऐसे समाज में जीवन जी रहे हैं जिसमें कि हम समानता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो परंपरागत जो मूल्य थे वो हमसे कहते थे कि जाति के आधार पर काम करना है। जो विश्वास के तरीके थे उनमें भी पवित्रता, अपवित्रता, सामाजिक दूरी की बहुत सारी बातें थी। तो इनसे हटकर अब हम एक नए समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी भी समाज में जब आधुनिकीकरण होता है तो उस समाज में
ये हम भारतीय समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया होगी वहाँ परंपरागत मूल्यों में परिवर्तन होकर प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास की ओर आगे बढ़ेंगे। औद्योगिकरण और नगरीकरण जब ये होते हैं तो क्या होता है, प्रदत्त परिस्थिति के स्थान पर अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे ही हम ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ हमारे परंपरागत कौशल और जो जाति के आधार पर काम, इसके आधार पर हमारी पहचान होती थी। लेकिन जब औद्योगिकरण और नगरीकरण में वृद्धि होगी तो यहाँ हमें शिक्षा के विकास के साथ साथ हमारी अर्जित गुणों का महत्व बढ़ जाएगा और नए सामाजिक संबंध विकसित होंगे। नए सामाजिक संबंध का अभिप्राय व्यक्ति का जो क्षेत्र है वह परिवार, कुटुंब, नातेदारी तक सीमित ना रहकर या ग्राम पंचायत या छोटे समूह तक सीमित ना रहकर हमारे जितने भी जिन जिन हमारे जो लक्ष्य हैं उनसे संबंधित जो विभाग हैं, बड़े बड़े जो संगठन हैं, इनसे हमारा संबंध हो सकता है और हम इनसे लाभ ले सकते हैं। तो नए तरह के सामाजिक संबंध विकसित हो सकते हैं। सामाजिक संरचना में परिवर्तन आधुनिकीकरण का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। सामाजिक संरचना में देखिए, अब इसे हम कई आधारों पर समझ सकते हैं। जैसे सामाजिक संरचना की एक छोटी इकाई यदि हम परिवार को देखें तो औद्योगिकरण, नगरीकरण जब होगा तो क्या होगा, हमारा जो संयुक्त परिवार है उसको टूट के एकाकी परिवार बनने लगते हैं और एकाकी परिवार बनने के साथ साथ हमारे जो परिवार के जो दायित्व थे इनका समितिगत हस्तांतरण आप देख सकते हैं। जैसे अब जो आधुनिक समाज है इनमें परिवार छोटी इकाई होता जा रहा है और इसमें व्यक्ति की अपनी पहचान भी निश्चित होती जा रही है। तो जो हमारे पारंपरिक मूल्यों के हिसाब से कार्य थे, इनका तो हम देख रहे हैं कि वो कार्य हम उस तरह से अब नहीं कर रहे हैं। तो सामाजिक संरचना बदलती है, इसके साथ साथ हम देखें तो जितने भी सारे समाज के अलग अलग विभाग हैं, इनकी सहायक एजेंसियां या राजनीतिक क्षेत्र में हम देखें, गैर सरकारी संगठन भी हम देखें अलग से समाज में किस तरह से परिवर्तन ला रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में देखें तो किस तरह से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। तो बहुत सारे आधारों में हम सामाजिक संरचना में उसके परंपरागत जो स्वरूप था इसमें बदलाव को देख सक रहे हैं। एक समाज विज्ञान विश्वकोश जो अलग अलग वॉल्यूम में है उसमें अभय कुमार दुबे ने भाग 1 में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के अलग अलग आयामों की चर्चा की। यदि हमें किसी प्रक्रिया को समझना है तो हमें उसके सेगमेंट में भी समझना होगा कि कैसे परिवर्तन दिखाई देता है। तो उन्होंने बताया कि आर्थिक क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रवेश करती है तो क्या होता है आर्थिक क्षेत्र में? पहली बात तो ये कि श्रम विभाजन बढ़ जाता है। आप देखिए नगरों में, उद्योगों में श्रम विभाजन के साथ साथ विशेषीकरण का महत्व बढ़ गया है। यानी किसी भी कार्य का विशेषज्ञ जो होगा उसकी कौशल को बढ़ाने की दिशा में एक अलग स्थिति होगी। तो किसी कार्य को कोई एक व्यक्ति पूरा नहीं करता बल्कि बहुत सारे व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्र में उस कौशल से युक्त होते हैं वो उन कामों को करते हैं। तो श्रम विभाजन बढ़ जाता है, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ता है और बहुत सारी व्यापारिक जो हमारी सुविधाएं हैं इनका विस्तार हो जाता है। तो आर्थिक क्षेत्र में बहुत प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और इस प्रतिस्पर्धा के अनुरूप व्यक्ति अपने कौशल का, तकनीकी क्षमता का विकास करता है। राजनीतिक क्षेत्र में हम देखें तो राजा पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशानुगत आधार है उस पर नहीं बनते। राजा किस तरह से बनते हैं? कई तरह के राजनीतिक दल समाज में होते हैं और उनमें प्रतिनिधियों की एक संसद भी होती है। प्रतिनिधियों की संसद जनता अपना चुनती है जिनसे बनती है। वयस्क मताधिकार का प्रचलन बढ़ जाता है और जो वोटिंग बिहेवियर है वो गुप्त तरीके से होता है जिससे कि हम निष्पक्ष रूप से अपने जो प्रतिनिधि है इसका चयन कर सकें। तो राजनीतिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण इस तरह से आगे बढ़ता है। और सामाजिक क्षेत्र में यदि हम देखें तो सामाजिक क्षेत्र में जो है वो किस तरह से साक्षरता बढ़ जाती है, नगरीकरण बढ़ जाता है, परंपराओं का प्रभाव कम हो जाता है और हम धर्मनिरपेक्षता की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा एक और बात जो है वो इसमें शामिल श्यामाचरण दुबे ने बतलाई है। वो किस तरह से उन्होंने ये बताया कि
जब किसी समाज में कोई समाज परंपरागत स्थिति से ऊपर उठकर उच्च तकनीकी को प्राप्त करता है, तो समाज में जिस तरह का परिवर्तन दिखाई देता है, उसे हम आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कह सकते हैं। इसमें उन्होंने एक और आयाम जोड़ा, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक मतलब हम जो है वो परानुभूति की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले जैसे आदि मानव था, उसके में क्रूरता थी, यानी क्रूर अपनी चीजों को चपट लेना, छीन लेना। फिर सहानुभूति की स्थिति आई, सह अनुभूति, यानी हम यह महसूस करते थे कि दूसरे को क्या पीड़ा है या क्या है इसको। लेकिन आधुनिक समाज इस बात की अपेक्षा करता है कि हम पर अनुभूति, दूसरे के बारे में क्या कर सकते हैं उसकी अनुभूति को महसूस करके। जैसा कि प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने इस अवधारणा में मानवतावाद को जोड़ा था, इसी तरह से श्यामाचरण दुबे ने भी इस बात को बतलाने का प्रयास किया। तो ऐसे आप और भी विद्वानों को आधार करके समझ सकते हैं। जैसे टालकाट पार्सन्स ने पैटर्न वेरिएबल की बात की है, यदि आपने समाजशास्त्री विचारधारा में पढ़ा है, तो उसमें आप परंपरागत और जो वर्सेस में है, यानी आधुनिक के जो लक्षण हैं, वो उसमें अर्जित प्रस्थिति का महत्व बढ़ जाता है। हम विशिष्टता की ओर कैसे, किस तरह से अपना अलग एक पहचान रखते हैं, तो इनके बारे में भी आप अपनी एक समझ विकसित कर सकते हैं, अपने नोट्स में चीजों को शामिल कर सकते हैं। तो आज के व्याख्यान में हमने दो बातों को समझा, एक तो भारतीय परंपरा और दूसरा आधुनिकीकरण का मीनिंग क्या है, आधुनिकीकरण समाज में कैसे आता है और परंपराएं कैसे आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ती हैं। तो विद्यार्थियों, योगेंद्र सिंह ने भारतीय परंपरा के जो 4 तत्वों की बात की, उनके बारे में आप ध्यान से उनको नोट कीजिए और किस तरह से भारतीय परंपरा आधुनिकीकरण के जवाब में किस दिशा में आगे बढ़ रही है। व्याख्यान को आप एक बार पुनः जो है उस सुनकर उसको नोट करें, तब आप समझ सकेंगे कि परंपरा आधुनिकीकरण की तरफ कैसे आगे बढ़ रही है, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण से क्या सरोकार है। लेकिन एक बात और यहाँ विचार करने लायक है कि भारतीय समाज में हम अभी भी बहुत सारी परंपराओं को साथ लेके चल रहे हैं और आधुनिकता भी अपना रहे हैं। और जहां पश्चिम की बात हम करते हैं, जहां से हम आधुनिकीकरण के जो प्रतिमान की बात को समझ सकते हैं, वहां क्या हुआ कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, वैसे वैसे मूल्य बढ़ते गए। भारतीय समाज में औपनिवेशिक काल में बहुत सारी तकनीकी विकास, नगरीकरण, इन सारी चीजों का विकास हुआ, तो हमारी बहुत सारी परंपराएं जो पहले से चली आ रही हैं, वो वैसे ही रूप में प्रचलित हैं। हम उतना आधुनिकता का माइंडसेट तैयार नहीं कर पाए और आधुनिकीकरण की प्रभाव को हम समाज में देख रहे हैं। तो परिवर्तन का जो रूप वांछित रूप से आधुनिकीकरण की तरफ आगे बढ़ना था, उस तरीके से हम निर्बाध रूप से वैसा महसूस नहीं करते। तो किस तरह से परंपराएं आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो कैसे चल रही है, इसको एक पैराडाइज्म के माध्यम से योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण में समझाया है, जिसे हम अगले व्याख्यान में आपको समझा सकेंगे। तो आप इस पूरे व्याख्यान को और अधिक समझने के लिए कुछ किताबों का सहारा ले सकते हैं, जैसे डैनियल लर्नर की पुस्तक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, जिसमें कि अभी हमने आपको जो परिभाषित अर्थ बताया था वो इसी पुस्तक से लिया गया है। इसके अलावा गुन्नार मिर्डल की एशियन ड्रामा पुस्तक, श्यामाचरण दुबे की विकास का समाजशास्त्र, एम.एन. श्रीनिवास आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन और योगेंद्र सिंह की भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, इन पुस्तकों से आप अपने ज्ञान को विस्तार दे सकते हैं। इसके अलावा इग्नू के नोट्स और जो ईपीजी पाठशाला में उपलब्ध वीडियो लेक्चर हैं, इनका भी सहारा ले सकते हैं और अपने ज्ञान को विस्तार दे सकते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।